हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। मतलब पता नहीं क्यों मेरा ऐसे ही मूड बना कि पहले हम साइंस 2 भी साथ ही साथ शुरू कर देते हैं साइंस 1 के। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसका आज फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। वैसे तो फर्स्ट पार्ट का मतलब है फर्स्ट क्लास है इसकी आज। ठीक है, तो सभी लोग आ गए होंगे आई होप। और थैंक यू सो मच दोस्तों आपकी विशेस के लिए ऑन माय बर्थडे टुडे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले कर देना। ठीक है, एंड अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती है। उसके साथ मैं कभी कभी एक्स्ट्रा की आपको यूजफुल बुक्स भी देता रहता हूँ। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप नाउ। एंड दिस इज 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 मतलब बायोलॉजी का 3rd चैप्टर फॉर महाराष्ट्र बोर्ड। और सीबीएसई के लिए आई थिंक इट इज द 4th चैप्टर आई थिंक। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। मतलब आपको लगेगा कि इंटर रिलेटेड नहीं है चैप्टर से, लेकिन है। ठीक है, लेकिन है। तो विच आर द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमने पिछले सेशन में मतलब पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस कौन से होते हैं। तो न्यूट्रिशन होता है, मतलब खाना। ट्रांसपोर्टेशन मतलब इधर उधर पहुंचाना। मेटाबॉलिज्म मतलब सारे प्रोसेसेस करवाना। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। और रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे पैदा करना। एंड एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको बॉडी से बाहर छोड़ना। ठीक है, सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस। कोई छूट गया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दीज आर द मेन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच लाइफ प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बॉडी। मतलब बॉडी के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए कौन से लाइफ प्रोसेसेस का इस्तेमाल होता है। ये हमने पिछले सेशन में मतलब पिछले लेसन में हमने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहली बात तो हमें न्यूट्रिशन चाहिए। मतलब जब तक खाना नहीं खाएंगे, देखिए एनर्जी ग्लूकोज से बनती है आपको पता है, तो खाना नहीं खाएंगे तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा। दूसरी चीज हमें रेस्पिरेशन की जरूरत है। मतलब हम जब तक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का खेल नहीं होगा तब तक कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेनी पड़ेगी। तीसरा है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा ब्लड। ठीक है, जब तक ये जो हमने ऑक्सीजन इंटेक किया वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, जब तक जो हमने न्यूट्रिशन मतलब जो खा के हमने जो फूड पचाया, डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद वो फूड में से जो भी न्यूट्रिएंट्स उन्होंने एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब करके वो कैसे जाएगा सेल्स के पास, थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ये मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको लॉन्ग में लिखना पड़ेगा। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, व्हाट आर द डिफरेंसेस। तो सेल डिवीजन के आपको पता है 2 टाइप्स होते हैं मेनली। एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो पहले 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी के पॉइंट्स आप लिखो ना लिखो आपकी मर्जी। ठीक है, तो पहला पॉइंट देख लीजिए, माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। मतलब बॉडी के सेल्स में होता है, जैसे स्किन का सेल हो गया, हमारे ऑर्गन्स के सेल हो गए, स्टमक का सेल हो गया वगैरह, इन सब में माइटोसिस होता है। और मियोसिस होता है जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स का मतलब होता है हमारे जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में जो हमारे सेल्स होते हैं, मतलब जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइट्स एंड oocytes, ऐसे नाम के 2 सेल्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर। प्लांट्स के अंदर कुछ अलग सेल्स होते हैं जिन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं। तो इन सारे सेल्स में मियोसिस होता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस। देखिए माइटोसिस आपको पता है एक ही बार सिर्फ न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं, एक ही बार सिर्फ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होते हैं। जबकि मियोसिस पे क्या होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, ऐसे 2 बार न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सब कुछ डिवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन माइटोसिस। माइटोसिस करने के बाद हमें क्या मिलता है, 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं, जबकि मियोसिस करने के बाद 4 डॉटर सेल। अब कैसे होता है देखिए, एक और बार मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो हमारे पास 2n होता है, 2n से हमें 2n और 2n मिलता है। कैसे, 2n का पहले 4n बनाते हैं और फिर उस 4n का 2n और 2n बनाते हैं। और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में हमारे पास 2n होता है। ठीक है, 2n का बनता है क्या, n और n, और फिर इस n का बनता है n और n। ठीक है, तो क्योंकि n का पहले 2n बनाएंगे वापस, फिर 2n का nn, इसका भी हम बनाते हैं n और n। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या मिला, माइटोसिस के अंदर हमें 2 ही सेल्स मिले एट लास्ट, लेकिन मियोसिस के अंदर हमें 4 सेल्स फॉर्म करके मिले। ठीक है,
बस अब इसमें डिफरेंस क्या रह गया है, डॉटर सेल्स आर डिप्लॉयड, जो हमारे लास्ट में जो सेल्स बने वो डिप्लॉयड है। मैंने आपको बताया था जो 2n वाले सेल्स होते हैं उन्हें हम डिप्लॉयड कहते हैं, जो n वाले होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। देखिए क्या है बताए, क्या n क्या है बताए, क्या n इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। और जब 2n होता है इसका मतलब क्या है, 2n का मतलब है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, पेयर में है। एक्चुअली नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कहना चाहिए मुझे, क्योंकि 2n का मतलब है कि क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर में है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इंसानों की बात करें तो इंसानों में 46 क्रोमोसोम होते हैं सारे के सारे सेल्स में, बॉडी सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में, इसलिए हम इसे 2n कहते हैं, क्योंकि 46 को हमें पेयर्स ऑफ 2 क्रोमोसोम्स ऐसे हम 23 पेयर्स मानते हैं, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 23 ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। n का मतलब इंसानों के लिए 23 होता है, जबकि ये जो n बने हैं हैप्लॉइड सेल्स, इन हैप्लॉइड सेल में 23 ही क्रोमोसोम होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसका हमें रीजन समझ में आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट इज डॉटर सेल्स आर डिप्लॉयड, यहाँ पे अच्छा ये तो हो गया हमारा, ओके। सो आपको बात समझ में आ गई, ये मेन डिफरेंसेस है। और आप एक और डिफरेंस ऐड कर सकते हैं कि माइटोसिस किसके लिए इस्तेमाल होता है, कि जो हमारे बॉडी का ये जो वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी होता है, मतलब मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। या फिर अगर आप मियोसिस की बात करें तो मियोसिस रिप्रोडक्शन में काम आता है, ये आपको पता है, ठीक है। ये होता है, बाकी की चीजें आपको लिखने की कोई एक्चुअली में खासा जरूरत है नहीं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन करते हैं तो उसमें क्रोमोसोम का क्या हिस्सा है, तो क्रोमोसोम एकदम मेन होते हैं इसके अंदर, आपको पता है। क्रोमोसोम्स कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल्स। तो आपके न्यूक्लियस को कौन से प्रोटीन बनाने हैं वो सब आपके क्रोमोसोम्स से पता चलेंगे, ठीक है। क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए से क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम से न्यूक्लियस को पता चलता है क्या करना है। तो इसीलिए क्रोमोसोम्स आर इंपॉर्टेंट। और क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब किस टाइप के प्रोटीन बनेंगे, किस टाइप से कैसे चीजें करनी है बॉडी के अंदर, वो सारी चीजें क्रोमोसोम के अंदर स्टोर्ड होती है इंफॉर्मेशन। और पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ये पहुंचती है ड्यू टू द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तब क्या होता है, क्रोमोसोम बट जाते हैं, जिससे कि दोनों में इंफॉर्मेशन रहे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, ओके। आगे बढ़ते हैं अब रिप्रोडक्शन के बारे में। ये जो चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2, ये मेनली बात करता है रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वी हैव स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन द प्रीवियस क्लासेस, ऑल दोज लाइफ प्रोसेसेस दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेंसेशन। हाँ, सेंसेशन एक रह गया था उसके अंदर, जो कि होता है आपकी बॉडी का फील का जो रहता है। और उसके बाद एंड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसको आप कहते हैं, राइट। मतलब आप जो रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह आपने पढ़ा हुआ है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस ही होता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है, एसेंशियल टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है तो उसको ये सब करना ही पड़ेगा, उसको खाना खाना ही पड़ेगा, या फिर उसको रेस्पिरेशन मतलब सांस तो लेनी ही पड़ेगी। एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप कह सकते हैं यहाँ पे। हर एक ऑर्गेनिज्म सांस नहीं लेता, लेकिन वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। फिर एक्सक्रीशन होता है, मतलब उसको वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ने ही पड़ेंगे बाहर अपनी बॉडी से। सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स मतलब उसको कंट्रोल चाहिए अपनी बॉडी पर, उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा होगा जो उसकी पूरी बॉडी पर कंट्रोल करेगा, और उसके सारे जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो ये सारी चीजें चाहिए, और ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होती है अगर उसको जिंदा रहना है। Besides these life processes, one more life process occurs in living organisms. It is reproduction. तो इन life processes को छोड़ के एक और life process होता है जिसे हम कहते हैं reproduction. However, reproduction does not help the organism to remain alive, but helps to maintain the continuity of the species of that organism. तो देखिए क्या होता है reproduction, मतलब बच्चे करना, ठीक है। बच्चे पैदा करना किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जरूरी है क्या, नहीं है। क्या है, वो ऑर्गेनिज्म बच्चे नहीं करेगा तो वो जिंदा तो रहेगा ही। लेकिन क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज को हमें कंटिन्यू करना है, अगर उस ऑर्गेनिज्म की हमें नेक्स्ट जनरेशन चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म हर एक चीज की एक ना एक दिन मौत तो होनी है। तो वो ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, एक दिन उसकी मौत हो जाएगी, और एक दिन वो सारी ही उस स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे और वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी। तो दिस विल रिजल्ट इन द एक्सटिंक्शन ऑफ ऑल द स्पीशीज, ठीक है। क्योंकि हर एक स्पीशीज का, हर एक ऑर्गेनिज्म कभी ना कभी तो डेथ होती है, तो इसलिए अर्थ की हर एक स्पीशीज खत्म हो जाएगी अगर रिप्रोडक्शन ना हो। तो इसलिए भले वो जिंदा रहने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन को जिंदा करना है तो उसके लिए आपको रिप्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए क्या होता है,
अच्छा, पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। सो व्हाट डू वी मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज, मतलब स्पीशीज की मेंटेनेंस करने का क्या मतलब होता है। देखिए, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू इंडिविजुअल्स इज कंबाइंड, दस ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इसका क्या मतलब होता है। अब देखिए, रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही पेरेंट सेल होता है, उस एक पेरेंट से एक डॉटर सेल, या फिर कह सकते हैं एक पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग बनता है, उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि उसके अंदर जो जैसा पेरेंट है वैसा ही जो नेक्स्ट जनरेशन बनी है वो भी है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक पेरेंट दूसरा पेरेंट, दोनों पेरेंट्स के जो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दोनों मिक्स होके एक तीसरा जो ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, तो दो पेरेंट्स है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स होके एक ऑफस्प्रिंग बनता है। उसकी वजह से क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू इंडिविजुअल्स इज कंबाइंड, दोनों ही पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो जाता है, एक साथ आ जाता है, और जो ऑफस्प्रिंग बनता है, जो उनका जो बच्चा होता है, दैट इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पूरी की पूरी तरीके से अपने पप्पा की तरह भी नहीं है, पूरी तरीके से अपनी मम्मी की तरह भी नहीं है, एक तीसरा ही टाइप बन गया। अब देखिए क्या होता है, सच जेनेटिक वेरिएशंस गिव राइज टू डाइवर्सिटी। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशंस, मतलब उसके जीन्स में जो वैरायटी मिली हमें, जो उसके क्रोमोसोम वगैरह में जो वैरायटी मिल गई अभी, उसकी वजह से क्या होता है, डाइवर्सिटी होती है, मतलब अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल्स बनते हैं। नहीं तो क्या होता है, एक ही तरीके का इंडिविजुअल, वो पेरेंट है, पेरेंट का वही बच्चा, वही बच्चा आगे चल के पेरेंट बनेगा, उसका वही बच्चा, सेम टू सेम क्लोन बनता है इसके अंदर। क्लोन का मतलब है पूरी तरीके से एकदम सिमिलर, एकदम सेम टू सेम दिखने वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें क्या आता है, अब ये क्यों हमें जानना है कि जेनेटिक वेरिएशंस एनेबल ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो क्या होता है, देखिए आपको भी पता है कि आपने पढ़ा हुआ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब क्या होता है, जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, और एनवायरनमेंट के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स को भी चेंज होना ही पड़ता है। देखिए, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर वेरिएशंस बहुत धीरे 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 आएंगे, और हो सकता है वो इतने धीरे, वो एनवायरनमेंट इतना फास्ट चेंज हो जाए कि वो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट ही ना कर पाए और वो एक्सटिंक्ट हो जाए। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, जो हमारा नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बना है वो ऑफस्प्रिंग थोड़ा सा अलग होता है, वो अपने अंदर वैरायटी लाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो हो सकता है एनवायरनमेंट के साथ भी एडजस्ट हो पाए। ठीक है, सो दस इट मेंटेन्स द स्पीशीज बाय प्रिवेंटिंग देयर एक्सटिंक्शन। मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज का मतलब होता है उन्हें एक्सटिंक्शन से बचाना। ठीक है, उनको आगे बढ़ाते रहना। तो यहाँ पे आगे बढ़ती रहती है स्पीशीज, क्योंकि वो अभी वेरिएशन दिख रहा है इसके अंदर, और उस वैरायटी की वजह से वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर पा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेदर द न्यू ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू अर्लियर वन दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट से एकदम सही कैसे एकदम सिमिलर होते हैं या फिर सिमिलर नहीं होते, ऐसा पूछा है। तो देखिए, अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल मतलब सिमिलर होता है, जैसा पेरेंट वैसा बच्चा, ऐसा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देयर इज अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। मतलब दोनों पेरेंट्स के जीन्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ तीसरा ही प्रोडक्ट निकला, इसलिए जो बेटा है, बेटी है, या फिर जो ऑफस्प्रिंग जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। तो ऐसा होता है दोनों रिप्रोडक्शन के केसेस में। आगे बढ़ते हैं। हु डिटरमाइंस whether the two organisms of a species will be exactly similar or not। अब क्या ऐसे कैसे डिसाइड होता है कि वो सेम होगा नहीं होगा। तो अभी तो देखा कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के हिसाब से होगा ना कि सेम होगा या नहीं होगा। तो अगर आप टाइप बदल दोगे रिप्रोडक्शन का, आप सेक्सुअल से असेक्सुअल पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा कि ऑर्गेनिज्म का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन सेम टू सेम बनने वाला है या अलग बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डिटरमाइंस वेदर द ऑर्गेनिज्म whether the organism of a species will be exactly similar or not। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल डिवीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। नाउ दिस इज योर होमवर्क। वैसे टेंशन मत लो, मैं आगे चल के आपको आंसर देने वाला हूँ, लेकिन वो थोड़े दिनों बाद है। उसके पहले आपको थोड़ा सा इंटरनेट पे रिसर्च करना है, थोड़ा इसका आंसर निकालना है, क्योंकि आपका ही बेनिफिट है, आपको थोड़ा सा इंटरनेट आप सर्व करोगे तो। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क।
तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और ये वाली जो स्लाइड है ना, ये वाली जो स्लाइड, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपकी टेक्स्ट बुक में उसको चाहिए तो हाईलाइट करके रख लो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो घुमा फिरा के पूछेंगे। तो इसलिए मैं आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं वगैरह सब बताऊंगा, पहले हम पढ़ लेते हैं इसे। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। पहली चीज, ये वाला जो सेंटेंस था ये था रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। अगर एग्जाम में पूछा जाए डिफाइन रिप्रोडक्शन, ये आंसर लिखना, ठीक है। मतलब ये था आपके स्कूल के एग्जाम के लिए। सो आप एक पुराने अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हो सेम स्पीशीज का, सेम स्पीशीज, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको, इंपॉर्टेंट, सेम स्पीशीज का, ठीक है। मतलब अगर इंसान रिप्रोडक्शन करेगा इंसान ही बनेगा, गधा रिप्रोडक्शन करेगा गधा बनेगा, एक अमीबा रिप्रोडक्शन करेगा तो अमीबा ही बनेगा, एक प्रोकैरियोट रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब प्रोकैरियोट कोई सेल ले लेते हैं ना, तो वो अगर सेल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उसी स्पीशीज का होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने गधे का रिप्रोडक्शन कराकर घोड़ा पा लिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको एक दूसरी स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म मिले। और बाय चांस आपने क्या किया, आपने लेबोरेटरी में एक गधे और एक घोड़े को लेकर चले गए, उनका रिप्रोडक्शन करा भी दिया, ठीक है। ऐसा एक्चुअली में रेयरली होता है, लेकिन अगर करा भी लिया तो जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो स्टेराइल बनेगी। स्टेराइल का मतलब नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, वो जनरेशन वही के वही खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है रिप्रोडक्शन के बारे में। सो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक कैरेक्टर होता है। It is also one of the various reasons responsible for evolution of each species। अच्छा एक चीज रह गई, पहले हम इस पॉइंट के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा। मतलब क्या है पता है क्या, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब उस स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं बात कर रहे। मतलब फॉर एग्जांपल ह्यूमंस को हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं, तो इसका मतलब ह्यूमंस रिप्रोडक्शन करते ही होंगे 100%, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि एक ऐसा लड़का था, वो लड़का को उसने तो बच्चे ही पैदा नहीं किए तो आप कैसे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम एक पूरी स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो स्पीशीज को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं तो रिप्रोडक्शन होना ही चाहिए। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि रिप्रोडक्शन तो होगा ही अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, मेरे नोट्स में से भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ साथ साथ में, ओके। एंड और एक चीज मुझे बतानी है कि इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन ऑफ ईच स्पीशीज। तो एवोल्यूशन होता है, उसके अंदर एक रिप्रोडक्शन का भी पार्ट होता है कि रिप्रोडक्शन करते समय इवोल्यूशन कैसे होता है। तो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, दोनों पेरेंट्स के जीन्स एक साथ आ रहे हैं, उससे एक तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है जो कि अलग है। तो अलग होना मतलब ही तो एवोल्यूशन होता है ना, ग्रेजुअल चेंज कहते हैं हम, ग्रेजुअल डेवलपमेंट कहते हैं हम। तो वही इवोल्यूशन का एक रीजन ये भी है कि रिप्रोडक्शन होता है। इन लिविंग organisms reproduction occurs mainly by two methods। those two methods are asexual and sexual। तो मैंने आपको अभी बताया था। अब देखते हैं, अब ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। बहुत ही इजी है और इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्शन हम 4 स्टेजेस की बात कर रहे हैं। पहला स्टेज होता है जुवेनाइलिटी या फिर जुवेनाइल फेज जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव या फिर प्यूबर्टी फेज जिसे हम कहते हैं। तीसरा होता है एजिंग और सेनेसेंस फेज कहते हैं। चौथा होता है डेथ। ऐसे 4 स्टेजेस होते हैं लाइफ स्पैन के अंदर, प्लीज नोट इट डाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको हर एक फेज के बारे में बताता हूँ। जैसे कि जुवेनाइलिटी या फिर जुवेनाइल फेज जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म मतलब अपने शुरुआती सालों में है, ठीक है, या फिर शुरुआती महीनों में या फिर शुरुआती दिनों में या फिर शुरुआती अपने लाइफ के एक शुरुआती समय में है। अब देखिए क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाय बर्थ होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे उसका जन्म हो जाता है उसके अंदर मैक्सिमम, मतलब प्लांट्स को अगर हम छोड़े, एक्चुअली प्लांट्स में भी होता ही है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बाय बर्थ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। बस होता ही है कि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहले से फंक्शनल नहीं होते,
मतलब आप फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात कर लो, ह्यूमंस पैदा होते ही बच्चे कर सकते हैं, या छोटे छोटे बच्चे अपने बच्चे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो दैट इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज। मतलब ये शुरुआती फेज होता है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है। सेकेंड होता है रिप्रोडक्टिव या फिर प्यूबर्टी फेज। इसके अंदर क्या होता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, नाउ यू कैन रिप्रोड्यूस, आप बच्चे कर सकते हैं इन दिस फेज। देन द थर्ड फेज इज एजिंग और सेनेसेंस। मतलब यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अब नॉन फंक्शनल होने लगे हैं, ठीक है। मतलब अगर आप ह्यूमंस की बात कर ले तो टिल द एज ऑफ 50 और 55 ये सब होने लगता है। एंड नेक्स्ट इज डेथ, उसके बाद तो डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की, सिंपल। सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर। एग्जाम में पूछा जा सकता है एनीवन, और आपको इसका आंसर लिखना पड़ सकता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन क्या होता है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, वहां से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का है, ठीक है। नेचुरल डेथ जब तक उसकी नहीं हो जाती तब तक उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। अब देख लेते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन। अब मैंने तो यहाँ पे कई सारों के बता के रखे हैं, लेकिन आपको सबके पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ये नोट्स है और ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, और इसके अंदर से ही हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ किसका इंपॉर्टेंट है। शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, तो मैं आपको पढ़ के भी सुना रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे आपको एक टेबल भी मिल जाएगी। तो ये है मे फ्लाई, ठीक है, इसे हम कहते हैं मे फ्लाई। इसका सबसे छोटा लाइफ स्पैन होता है इन सब में से, सिर्फ एक ही दिन। मतलब सुबह जन्म हुआ और फिर उसने रिप्रोड्यूस किया, आपने जैसे मे फ्लाइज और भी पैदा की और रात तक वो मर गई, ऐसा होता है इसका लाइफ स्पैन। उसके बाद होता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का होता है 1 to 2 वीक्स, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 15 दिनों का इसका लाइफ स्पैन होता है। फिर उसके बाद होती है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है व्हीट प्लांट, ठीक है, जो व्हीट मतलब गेहूं का प्लांट होता है वो होता है 5 महीनों का, ठीक है, गेहूं का जो प्लांट होता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पैरेट, ठीक है, पैरेट मिट्ठू मियाँ, ये होती है 140 साल तक इसका लाइफ स्पैन, 140 साल जीवन रहता है, ठीक है। उसके बाद होता है टॉर्टोइज। टॉर्टोइज भी काफी लंबा जीता है, इसके अंदर दिया हुआ है, ये होता है 100 से 150 साल ये जी लेता है ऑन एन एवरेज। फिर पीपल का पेड़ देख लेते हैं। पीपल के पेड़ को हम कहते हैं बैनियन ट्री, बैनियन ट्री ना, सही है ना, हाँ, बैनियन ट्री कहते हैं। और पीपल के पेड़ की लाइफ होती है 200 से 300 साल, ठीक है। फिर उसके बाद होता है ह्यूमंस की, अगर हम बात करें तो इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, तो ह्यूमंस का लाइफ स्पैन हम ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं 80 ईयर्स, 60 to 80 ईयर्स कह सकते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। क्योंकि पहले 60 ईयर्स हुआ करता था, क्योंकि तब इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, सर्जरी वगैरह नहीं कर पाते थे डॉक्टर्स इतने अच्छे से। लेकिन अभी वो 80 ईयर्स तक भी पहुंच गया, 100 तक भी पहुंच गया, लेकिन हम एवरेज में 60 to 80 मानते हैं। उसके बाद डॉग की बात करें तो डॉग का एवरेज लाइफ स्पैन होता है ऑलमोस्ट 25 लिखा है यहाँ पे। एक्चुअली में डॉग का यहाँ पे करेक्शन कर लो, शायद ये गलत है, इट शुड बी 14 से 16 साल ऑन एन एवरेज, ठीक है। मतलब कुछ डॉग की स्पीशीज 25 साल तक जी लेती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 14 से 16 साल ये डॉग का लाइफ स्पैन होता है। यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल भी देखे रखी है, इस टेबल से आप बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, इसके अंदर मैं टिक मार्क भी कर देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मे फ्लाई, बटरफ्लाई, व्हीट प्लांट, ठीक है, उसके बाद है डॉग, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसके अंदर से और क्या इंपॉर्टेंट है भाई, पैरेट इंपॉर्टेंट है, टॉर्टोइज इंपॉर्टेंट है, बैनियन ट्री, अच्छा बैनियन ट्री, और बैनियन ट्री का मतलब कुछ और होता है ना, राइट। बैनियन ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़, ठीक है, और पीपल का पेड़ अलग होता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो पीपल के पेड़ का जो लाइफ स्पैन है वो है 2000 से 3000 साल, 2000 से 3000 साल ये जिंदा रहता है। देखिए, तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे मैन की भी बात हो गई है, लेकिन ये 100 ईयर्स नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा है, ठीक है, 100 ईयर्स इतना नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको जो मैं अंडरलाइन यहाँ पे करके दे रहा हूँ वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन कर लीजिए। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स।
विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए गैमेट्स का मतलब ही जर्म सेल्स होता है या फिर उन्हें हम सेक्स सेल्स भी कह सकते हैं। तो देखिए जर्म सेल्स से क्या होता है, जर्म सेल्स मतलब ये दो सेल्स होते हैं, एक सेल होता है मदर के पास, एक सेल होता है फादर के पास, दोनों सेल एक साथ आते हैं और बनाते हैं एक और सेल जिसका नाम होता है जाइगोट। अब ये सब क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन गैमेट्स का मतलब सिर्फ आपको इतना समझ लेना है कि अगर आप दो पेरेंट्स की बात करें, जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तब एक पेरेंट का एक गैमेट होगा, दूसरे पेरेंट का दूसरा गैमेट होगा, मतलब ही जर्म सेल होगा, दोनों एक साथ आते हैं और उसके बाद जाइगोट फॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं गैमेट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट है तो गैमेट्स का तो कोई चक्कर ही नहीं, ठीक है, जर्म सेल्स का तो कोई चक्कर ही नहीं, ठीक है। सो हियर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब यहाँ पे गैमेट्स नहीं है, यहाँ पे जर्म सेल्स नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे रिप्रोडक्शन हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स, द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो डिफरेंट गैमेट्स ही नहीं है, दो अलग अलग जर्म सेल्स है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसके अंदर सेम टू सेम यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कुछ चेंज ही नहीं हुआ ना, वो सेम टू सेम ट्रांसफर हो गया, ठीक है। सो हियर द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म में ने रिप्रोडक्शन किया वैसा सेम टू सेम नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। दिस इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन एंड इट अकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। अब देखिए क्या होता है, पहली चीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है, यूनी मतलब वन, तो इसलिए यूनिपेरेंटल मतलब एक पेरेंट से होता है। अकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन ही होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि आपका जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के अंदर 2n है, ठीक है, तो उससे जो आप नेक्स्ट जनरेशन बनाओगे, ठीक है, जो आप नेक्स्ट जनरेशन बनाओगे उसके अंदर भी तो आपको 2n ही तो चाहिए, राइट, उसके अंदर भी तो 2n चाहिए। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, माइटोटिक डिवीजन करना पड़ेगा, मतलब माइटोसिस करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको ये इक्वेशनल मिलेगा, मतलब आपको जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही रखना है ना नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसलिए आप क्या करते हो, यहाँ पे 2n से 2n ही बनाते हो, जिससे कि क्या होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी सेम ही जेनेटिक मटेरियल रहेगा, ठीक है, और इसे हम कहते हैं माइटोसिस। तो इसलिए यहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन देखने को मिलता है। अगर अभी भी कोई डाउट बचाओ तो टेंशन मतलब, इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशंस पे करने वाले हैं। नाउ एब्सेंस of genetic recombination is a drawback whereas fast process is a advantage of this reproductive method। तो इसके अंदर देखिए एक ड्रॉबैक मतलब एक डिसएडवांटेज आता है कि यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पे दो पेरेंट्स के जर्म सेल्स का मिलन नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए जो नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनिज्म बनेगा वो सेम टू सेम बनेगा और उसके से क्या होगा, जो इवोल्यूशन है वो बहुत ही स्लो होगा और कभी कभी ये एक्सटिंक्शन का कारण बन सकता है। जबकि आप अगर एडवांटेज की बात कर ले तो ये एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, फटाक से ऐसे ऐसे आपने 100, 150, 200, 300 अपने कॉपीज बना ली, ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। सो दोज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम ब्रॉड एस्पेक्ट में बात करें तो टाइप्स इसके कौन से होते हैं, पहला टाइप होता है फिजन, दूसरा होता है बडिंग, तीसरा होता है रीजनरेशन, चौथा होता है फ्रैगमेंटेशन, पांचवा होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और सिक्स्थ होता है स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, एक चीज आपको बतानी रह गई कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। मेनली बोला मैंने, ठीक है, मतलब मोस्टली वो यूनिसेलुलर में पाया जाता है। कुछ लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लोअर मतलब जो ज्यादा डेवलप नहीं है, ऐसे मल्टीसेलुलर। अच्छा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर पता है ना क्या होता है, यूनिसेलुलर का मतलब जो सिंगल सेल्ड है, मल्टीसेलुलर मतलब जो एक से ज्यादा सेल रखता है। अब देखिए क्या होता है, देखिए आप अगर कहोगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होता, तो इसका सीधा सीधा कारण ये है कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए आपको एक पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाना पड़ता है। जो कि अभी देखिए एक सिंगल सेल है, वो सिंगल सेल बेचारा अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते बैठेगा क्या, है कि नहीं, क्योंकि वो उसके लाइफ प्रोसेस के लिए तो इंपॉर्टेंट है नहीं। वो इतना छोटा सा सेल, उसके अंदर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने चलोगे तो वो बेचारा कितना, उसके अंदर पार्टी कितना बचेगा बाकी की चीज़ों के लिए। तो इसलिए इट इज़ नॉट जस्ट वो क्या कहते हैं, सेंसिबल ही नहीं है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना, ठीक है। तो इसलिए हम उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। और ये हम अभी यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं मेनली ब्रॉड एस्पेक्ट में कि एक फिजन होता है। फिजन मतलब कटिंग, दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं
ठीक है। एक होता है बर्डिंग, बर्डिंग का मतलब, अच्छा ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। बर्डिंग का मतलब होता है बर्ड एक फॉर्म हो जाती है, अब इसका डिटेल में आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ बाद में। उसके बाद रीजनरेशन, इसका मतलब क्या होता है कि एक्चुअली रीजनरेशन का मतलब और फ्रेगमेंटेशन का मतलब अलग अलग होता है, ये आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। और ये क्या होता है ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब ये प्लांट्स में होता है, स्पेशली प्लांट्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो मेनली फंगस में दिखाई देता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर, मतलब जिसमें एक सेल है ऐसे ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो पहला जो इसका टाइप है वो है बाइनरी फिजन। अब देखिए फिजन का मतलब मैंने बताया था कटिंग, तो बाइनरी मतलब दो हिस्सों में, बाय मतलब दो, तो बाइनरी फिजन मतलब दो हिस्सों में आपने ऑर्गेनिज्म को काट दिया, बस हो गया बाइनरी फिजन। देखिए ये कहाँ का होता है, प्रोकैरियोट्स दैट इज इन द बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना एटसेट्रा, एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। तो कहाँ का होता है देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा में होता है, जैसे कि अमीबा ले लीजिए, पैरामीशियम ले लीजिए, यूग्लेना ले लीजिए, और यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, मतलब सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स है उनके अंदर भी होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर होता है, यहाँ पे बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। देखिए इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल्स। यहाँ पे एकदम सीधा सीधा है कि एक पेरेंट सेल था, उसने अपने आप को डिवाइड कर लिया और उससे दो उसके जैसे दिखने वाली डॉटर सेल बनी। देखिए साइंटिफिक लैंग्वेज में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम जो पेरेंट होता है उसे हम पेरेंट सेल कहेंगे, जो उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो उसे हम डॉटर सेल कहेंगे, ठीक है, या फिर पेरेंट डॉटर ऐसे हम कहते हैं अगर सेल की बात नहीं हो रही है। सो बाइनरी फिजन अकर्स इधर बाय माइटोसिस और ए माइटोसिस। अच्छा माइटोसिस तो समझ में आता है, मैं ए माइटोसिस कहाँ से आ गया, ये तो पहली बार सुना है। तो देखिए ए माइटोसिस का मतलब हम समझते हैं, ए माइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल division by simple cleavage of the nucleus and division of the cytoplasm without spindle formation और appearance of chromosomes। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का कुछ चक्कर ही नहीं है। मतलब हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होंगे, वो जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम दिखेंगे हमें, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो क्रोमोसोम दिखते ही नहीं, वो सीधे सीधे क्या करता है कि न्यूक्लियस को वो क्लीवेज, मतलब न्यूक्लियस में एक ऐसा गड्ढा बना लेता है और उस गड्ढे को डिवाइड करके फिर उस साइटोप्लाज्म में गड्ढा बना के साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देता है। यहाँ पे नो स्पिंडल फॉर्मेशन, नो ये क्रोमोसोम का जो हम करते हैं जो चीज है उसके अंदर कुछ नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेल है, उस सेल ने अपना न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, यहाँ पे और ज्यादा डिवाइड किया और फिर एट लास्ट वो दो सेल बना गया, बस इतना, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ए माइटोसिस, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब देखिए बाइनरी फिजन के टाइप्स होते हैं और कौन से टाइप्स होते हैं। तो देखिए पहली चीज, एक्सिस ऑफ फिजन और डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट। मतलब किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो एक्सिस ऑफ फिजन, फिजन का मतलब कटिंग, मतलब डिवीजन ऐसा भी कह सकते हैं, सेम चीज है ना, डिवीजन मतलब भी कटिंग, फिजन मतलब भी कटिंग। तो काटते समय हम ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिज्म को कहीं से भी काट दिया, ऐसा थोड़ी है कि आपने ऑर्गेनिज्म को किसी भी पार्ट से इसे दो हिस्से कर दिया, ऐसा नहीं होता। देखिए अगर हम अमीबा की बात करें तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है देखिए अमीबा का तो कुछ भी शेप हो सकता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी शेप हो सकता है। तो अमीबा क्या करता है, सीधे सीधे कहीं से भी कुछ भी अपना पार्ट काट देता है और उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। जैसे आप यहाँ पे फिगर देख ही सकते हैं कि अमीबा का शेप तो कुछ भी है, तो अमीबा ने अपने आप को यहाँ से डिवाइड कर लिया, ठीक है। वो चाहता तो ऐसे भी डिवाइड कर सकता था, कुछ भी डिवाइड करेगा वो अपने मर्जी से। तो उसे हम कहते हैं सिंपल बाइनरी फिजन, मतलब एकदम सिंपल है, आपको जो करना है करो इसके अंदर, ये होता है सिंपल बाइनरी फिजन और इसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो पैरामीशियम। अब आपको पता होगा कि पैरामीशियम का जो सेल है वो थोड़ा सा अलग होता है। आप देख सकते हैं जो पैरामीशियम है वो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं होता ना, मतलब देखिए पैरामीशियम में इस साइड पे ओरल ग्रूव है, ओरल ग्रूव का मतलब जहां से वो फूड इंटेक करेगा, खाना खाएगा, इस साइड पे नहीं है। तो आप इस पैरामीशियम को ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है, ऐसे नहीं काट सकते, आपको इसे ऐसे ही काटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स का मतलब होता है जब आप ऐसे हॉरिजॉन्टल काटते हैं तो उसे हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, पैरामीशियम डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ओरल ग्रूव है और यहाँ पे है न्यूक्लियस और ये सब कुछ अपने आप को डिवाइड करके ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। फिर इसके आगे इसका डिवीजन हो जाता है और ऐसे दो न्यू सेल्स ऐसे फॉर्म हो जाते हैं,
ठीक है, मतलब हम इसे ऐसे वर्टिकली ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक साइड पे ओरल ग्रूव ही नहीं, फिर उसका फायदा क्या, वो खाएगा कैसे, वो मर जाएगा वो सेल, तो इसलिए आप ऐसे नहीं कर सकते डिवीजन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है जो होता है लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन या लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, फॉर एग्जांपल यूग्लेना। अब देखिए यूग्लेना में क्या होता है, यूग्लेना के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप इसे टेढ़ा नहीं काट सकते, ऐसे नहीं काट सकते, क्योंकि ऐसे काटोगे कि जो इंपॉर्टेंट वाली जो चीज है वो ऊपर रह जाएगी और नीचे खाली हिस्सा रह जाएगा, तो अपने को खाली हिस्सा मिलेगा तो क्या है, वापस डेड सेल फॉर्म होगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे आप इसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन नहीं कर सकते, आपको ऐसे वर्टिकली इसको काटना पड़ता है। तो इसलिए वो क्या करता है, वो अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करता है, अपना ये जो इसका ये रहता है ये पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको भी ये डुप्लीकेट कर लेता है, न्यूक्लियस को भी वो डुप्लीकेट कर लेता है, और उसके बाद वो अपने आप को ऐसे बीच में से काट लेता है, जिससे ये ऐसे दो न्यू यूग्लेना बन जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल, क्योंकि आपको पता है ना अर्थ के लॉन्गिट्यूड्स मतलब ऐसी 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 लाइंस, उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, तो ऐसे आप लॉन्गिट्यूडिनल ये नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, जो आपकी टेक्स्ट बुक में तो नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, जो कि है लिशमेनिया, ठीक है। लिशमेनिया एक पैरासाइट होता है और ये एक डिजीज कॉजिंग पैरासाइट होता है, ठीक है, इसकी वजह से कुछ डिसीज होती है, और ये लिशमेनिया भी ऐसा ही करता है, देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, लिशमेनिया भी कुछ ऐसा ही करता है। तो आगे बढ़ते हैं, बाइनरी फिजन इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट फूड मटेरियल। मतलब क्या है, बाइनरी फिजन कब होगा, जब ऑर्गेनिज्म एकदम आराम से मस्त अपने आसपास खाना है, अपने को टेम्परेचर अच्छा है, अपने को कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, मस्त आराम से अच्छी कंडीशंस है, तब वो बाइनरी फिजन करता है। अब उसका ऑप्शन में एक और फिजन होता है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन, जब अच्छी कंडीशन नहीं है तब वो मल्टीपल फिजन करेगा। वो क्या होता है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए तो इतना ही, आपके कोई भी डाउट हो तो मैं 1 मिनट के लिए रुका हूं, तब तक आप पूछ लीजिए। जबकि अगर आपको एनटीएससी के नोट्स चाहिए, बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है। और मेरा एक दूसरा चैनल है द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपलोड करके रखा है आप लोगों के लिए, तो ज़रूर इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो ज़रूर कर देना, एजुकेटेड एजुकेशन, एंड प्लीज़ दोस्तों लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट टाइम अपने प्लीज़ एक दोस्त को लेकर आना सेशन के अंदर, जिससे कि उनको भी ये सब ज्ञान मिल सके। और यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। So thank you so much दोस्तों for watching, and I am Sanket Maniyar, and bye bye.